नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेज में। मैं अखिल आज आपके सामने फिर एक पॉलिटी की क्लास लेके आया हूँ। 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं। पहली जो 2 क्लासों में हमने बताया था उसमें कुछ बेसिक बातों पे चर्चा हुई थी। दूसरा ये बताया था आपको कि भारत का संविधान किसने बना के तैयार किया था, तो उसका जवाब था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। और उसी में फिर आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं, कुछ लोग इसको पार्ट को जो पढ़ाते हैं वो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए मैं पॉलिटी में लेके आया हूँ क्योंकि ये पॉलिटी में भी पढ़ाया जा सकता है। और वो क्या है कि भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि भारत का संविधान जो था उसका बैकग्राउंड क्या था, उसको कैसे तैयार किया गया था, उसका आधार क्या था, बेस क्या था जिसके आधार पर उसे तैयार किया गया था। ठीक है, तो समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं। दूसरा, हमारा ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये देखिएगा, सबसे पहले जो इसमें आपको पढ़ना है, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, भारत के संवैधानिक इतिहास की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। जब ये बात आएगी तो इसकी हम शुरुआत करेंगे कि भारत के संवैधानिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। भारत के संवैधानिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो वो 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, वी कैन डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 पार्ट्स। भारत के संवैधानिक इतिहास को हम 2 भागों में परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1, पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा, ब्रिटेन की सरकार के अधीन शासन, रूल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो भारत के संवैधानिक इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और सेकंड पार्ट होगा इसका, दूसरा भाग, ब्रिटेन की सरकार के अधीन शासन, रूल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। या जिसे बोला जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो संचालन किया जाता है वो क्राउन या ताज जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताज के अधीन शासन। तो शुरुआत करते हैं कि पहला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक्ट आया था या अधिनियम था, उसका नाम क्या था। तो पहले की देखिएगा, बात इस पे करते हैं। 1600 ईस्वी का राजलेख, जिसको रॉयल चार्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल चार्टर ऑफ 1600 AD। हम ये शुरुआत जब कर रहे हैं तो हम पहले पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट हमारा था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला देखिएगा, इतिहास में जब आप पढ़ते हैं अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियनों का आगमन, तो उसी सीक्वेंस में आपको ईस्ट इंडिया कंपनियों को पढ़ना होता है। जैसे कि पहली कंपनी जो इंडिया आई थी वो डच पोर्टुगीज आए थे, पुर्तगाली। सेकंड कंपनी जो इंडिया आई थी वो डच कंपनी आई थी। और थर्ड जो इंडिया आए थे वो ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज। तो अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी कंपनी की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? तो ब्रिटेन में क्वीन थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक शाही फरमान जारी किया, जिसे रॉयल ऑर्डर बोल सकते हो। शाही फरमान जारी किया और शाही फरमान जारी करते हुए उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करेगी? वो ट्रेड करेगी, व्यापार, टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज। 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। वह एक प्राइवेट कंपनी थी। 217 सदस्य इस कंपनी में हुआ करते थे। ठीक है, तो उसी पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहला, भारतीय संविधान के विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय हुई। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? दूसरा, इस अधिनियम को महारानी एलिजाबेथ ने, मैंने आपको बताया, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए एक शाही फरमान
रॉयल चार्टर जारी कर 15 वर्षों, कितने वर्षों के लिए ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अंडर दिस एक्ट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट issued a royal charter on 31st December 1600 AD for establishment for the British East India Company, gave to permission to trade with eastern countries। कितने साल के लिए? For 15 ईयर, 15 वर्षों के लिए। ठीक है, आगे और इसमें था क्या इस एक्ट में देखिएगा। इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी, यह एक कैसी कंपनी थी? एक निजी कंपनी थी या कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। 217 मेंबर्स इन दिस कंपनी, यानी इसमें जो पार्टनर थे, जो सदस्य थे, उनकी संख्या कितनी थी? 217। ठीक है, इस कंपनी में एक गवर्नर हुआ करता था और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य हुआ करते थे। इसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। अब इस गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य जो थे, इन्हें कहा क्या जाता था उसको देखिए। इन सदस्यों के समूह को गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया। क्या कहा गया? द ग्रुप ऑफ दीज मेंबर्स वर कॉल्ड गवर्नर एंड हिज काउंसिल, यानी गवर्नर और उसकी परिषद, इन सभी मेंबर्स को कहा जाने लगा। कितने को? एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य। गवर्नर को गवर्नर और बाकी जो सदस्य थे, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य, सभी को मिला के बनी होती थी क्या? काउंसिल, परिषद। ठीक है, बाद में इसी काउंसिल को, बाद में इसी परिषद को क्या कहा जाने लगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाने लगा। लेटर इट वॉज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, गवर्नर और उसकी परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल कहा गया। आगे देखिए, आगे एक अधिनियम खत्म होता तो दूसरा अधिनियम जो आया था, सेकंड जो एक्ट आया था, उसका नाम क्या था? 1720, रॉयल चार्टर ऑफ 1726, 1726 का राजलेख। इसमें क्या किया गया देखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी, और 3 प्रेसिडेंसी थी कौन सी? मुंबई, कोलकाता और मद्रास के राज्यपालों को और उनकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पहले कानून कौन बना रहा है? पहले कानून जो बना रहा है वो निर्देशक मंडल बना रहा है। अब एक्ट लेके आए 1724 में, 1776 में, जिसे राजलेख बोला जाता है। उसके द्वारा क्या किया गया कि जो कानून बनाने की जो शक्ति इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड के निर्देशक मंडल में थी, उससे छीन ली गई और वो किसे दी गई? 3 प्रेसिडेंसियों के, मुंबई, कोलकाता और मद्रास के जो राज्यपाल हुआ करते थे, यह शक्ति उनको दे दी गई। बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, and their council were empowered to make laws. Earlier this power was in board of directors, England। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसमें देखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा इंडिया और ब्रिटेन, भारत और इंग्लैंड में कंपनी के जो कार्य होते थे, उन दोनों को एक साथ कंट्रोल करना, एक अधिनियम के साथ नियंत्रित करना। और वो अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का। दूसरा, कंपनी में जो बुराइयां चल रही थी, जो उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। कंपनी में दोषों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। दिस एक्ट वाज टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी बोथ इन इंडिया and Britain and to remove defects of the company। नेक्स्ट देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट को गुप्त समिति की सिफारिश पर पास किया गया। एक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाए। तो उस कमेटी का नाम क्या था? उस समिति का नाम क्या था? उसका नाम था गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी। उसका नाम क्या था? सीक्रेट कमेटी या गुप्त समिति। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड on the recommendation of secret committee। आगे
अब ये जो सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी ये किसकी सिफारिश पे बनाई गई थी? उसके लिए रिकमेंड करने वाला, सिफारिश करने वाला जो व्यक्ति था वो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थ के कहने पर सीक्रेट कमेटी बनाई गई, गुप्त समिति बनाई गई और उसी गुप्त समिति ने फिर रिकमेंड किया, बनाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये चीज महत्वपूर्ण है। बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थी कौन सी? मुंबई, कोलकाता और मद्रास। उन तीनों का गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को। किसको बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को। शासन की सारी शक्तियां यानी सैन्य शक्ति और सिविल शक्ति गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दी गई। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दी गई। और इसकी जो काउंसिल होती थी परिषद, उसमें मेंबर थे कितने? 4 मेंबर्स, 4 सदस्य। ऑल पावर ऑफ गवर्नेंस मिलिट्री एंड सिविल पावर वर गिवन टू गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। और काउंसिल में जो मेंबर थे वो कितने थे? 4 मेंबर्स। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर्स। आगे देखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। आगे, इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अंडर दिस एक्ट ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774। इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। नाम क्या था उनका? एलिजा इम्पे। इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज सर एलिजा इम्पे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, जो 1774 में स्थापना की गई थी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। कहां पे की गई थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में। आगे, और क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा यह किया गया कि जिन व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त नहीं है वह निजी व्यापार नहीं कर सकते। जिन व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त नहीं है वह निजी व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से ना तो रिश्वत लेगा और ना ही क्या लेगा? उपहार, गिफ्ट लेगा। इस पे बैन लगाया गया। थ्रू दिस एक्ट प्राइवेट ट्रेड विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड टेकिंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द इंडियन पीपल्स वाज प्रोहिबिटेड। यानी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकोगे। दूसरा, जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वह इंडियन से ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही कोई गिफ्ट लेंगे। वो किस एक्ट में किया जा रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें जितनी भी बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक और अधिनियम लाया गया और उसको क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। दूसरा, इस संशोधनात्मक अधिनियम को बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दिस इज नोन एज अमेंडिंग एक्ट और द बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1781 में जब ये एक्ट आया तो इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता और उड़ीसा में जो सरकार हुआ करती थी वह अब क्या बना सकती थी? अपने लिए अब वह कानून बंगाल के लिए और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। यह अधिकार उन्हें किसके द्वारा दिया गया? 1781 के एक्ट के द्वारा। आगे देखिएगा, अब कलकत्ता की सरकार को कानून बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अब उसके पास 2 सोर्स हो गए। एक तो उसको कानून बनाने की शक्ति रेगुलेटिंग एक्ट में दी गई थी। अब दूसरा एक्ट जब आ गया 1781 का, 1881 का, उसके द्वारा भी उसे कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो उसके कानून बनाने के लिए उसके पास 2 शक्तियां हो गई, एक रेगुलेटिंग एक्ट हो गया और एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 2 एक्ट हो गए जिसके द्वारा वह कानून अब बना सकती थी। आगे
आगे आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है इसे। इंग्लैंड के जिसे बोला जाए तो पार्लियामेंट, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट का नाम क्या है, क्राउन। क्राउन ने एक ऐसा पहला वैधानिक दस्तावेज दिया कि इंडिया में जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था उनके लिए उसने एक वैधानिक दस्तावेज भेजा। क्या भेजा? वैधानिक दस्तावेज। दिस एक्ट वाज फर्स्ट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट टू क्लेम ब्रिटिश क्राउन्स ऑनरशिप ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर रखा था, अधिग्रहित कर रखा था। आगे, जिसका शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। जो ये एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट, इसका शीर्षक क्या था कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, whose title was British Territories in India। आगे, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक ही साथ हो रहे थे। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में आता है तो व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए और राजनीतिक कार्यों से क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। अंडर दिस एक्ट बिजनेस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी वाज सेपरेटेड। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखिए यहां पे क्या था, गवर्नर जनरल था, उसके परिषद की संख्या कितनी थी, 4 थी। अब जब पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या वो पहले 4 हुआ करती थी, उसमें से एक मेंबर कम किया गया और संख्या कितनी कर दी गई, यहाँ पे 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 3। द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3, 4 से घटा के कितनी कर दी गई, 3। किसके द्वारा की गई है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, और ये आया है 1784 में। आगे, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन टू राइट टू डिसमिस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी प्रांतीय सरकारें जो थी उनको बर्खास्त कर सकता था कौन, गवर्नर जनरल। यह अधिकार उसे किसके द्वारा दिया जा रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसके द्वारा भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर अवैध कार्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सके। यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर वह कोई गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर केस चलना चाहिए, और केस की सुनवाई करेगा कौन, उसी के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट बनाया गया कि जो अधिकारी भारत में गलत काम करके आएंगे, अवैध कार्य करके आएंगे, उन पर इंग्लैंड में एक मुकदमा चलाया जा सके। इसके लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। By this act, a court was established in England by which the English officers appointed in India could be prosecuted for illegal activities, can be run a case, उनके ऊपर क्या किया जा सके, केस किया जा सके। तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद शुरू होता है नया अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम आता है, 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या किया गया देखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार था। जो काउंसिल थी जिसमें 3 मेंबर्स थे, उस परिषद को क्या कर सकता था, वह विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद को निरस्त कर, यानी उसके आदेश को निरस्त कर अपने निर्णय को वह लागू कर सकता था। कौन, गवर्नर जनरल। कौन कर सकता था, गवर्नर जनरल। ये उसे अधिकार दिया गया, राइट दिया गया। और ये राइट किस में दिया जा रहा है, एक्ट ऑफ 1786 में। बाय दिस एक्ट गवर्नर जनरल हैज पावर टू इंप्लीमेंट हिज डिसीजन बाय कैंसिलिंग हिज काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, विशेष परिस्थितियों में was granted the right, उसे यह अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, यानी इंडिया में ब्रिटिश आर्मी का जो चीफ कमांडर बनाया गया, और वो किसे बनाया गया, गवर्नर जनरल को। किसे बनाया गया, गवर्नर जनरल को। और वो किसके द्वारा बनाया गया, एक्ट ऑफ 1786,
1786 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब यह दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए, दोनों अधिकार कौन से प्राप्त किए कि विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के जो निर्णय थे उसको खत्म करने का अधिकार, और दूसरा कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति की शक्तियां किसको दी गई सबसे पहले, तो यह दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द गवर्नर जनरल हु रिसीव्ड बोथ दीज राइट्स वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें कंपनी के जो राइट्स थे, अधिकार थे, उन अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए उन अधिकारों को बढ़ा दिया गया। By this act, right of company were extended for 20 years. इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ये काम पहली बार हो रहा है, ये काम पहली बार हो रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, नियंत्रक मंडल था, उसके जो मेंबर्स हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, उनको जो पेमेंट दिया जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। ये काम किस अधिनियम में किया जा रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। थ्रू दिस एक्ट अरेंजमेंट वर मेड टू पे सैलरीज टू मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको वेतन दिया जा रहा है, कहां से दिया जा रहा है, इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से, जो भारत से पैसा प्राप्त किया जा रहा है उसी से इनको क्या दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है।